मैं हूं हारुतो कामिशिरो। आज पूरे जापान में लोग मेरा नाम जानते हैं। न्यूज चैनल मेरी सफलता की कहानियां दिखाते हैं, बिजनेस मैगजीन मेरी तस्वीरें अपने कवर पर छापती हैं। लेकिन अगर आप कुछ साल पीछे जाते तो शायद मुझे देखकर सड़क का एक आम गरीब लड़का समझकर आगे बढ़ जाते। उस समय मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था जिस पर मुझे गर्व हो। मेरे पास पैसा नहीं था, ताकत नहीं थी, कोई बड़ा परिवार नहीं था, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास ऐसे लोग भी नहीं थे जो सच में मेरे अपने हों। लेकिन ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। उस रात समझ आई जिस रात मेरी पूरी दुनिया मेरी आंखों के सामने टूट गई। उस समय मेरी उम्र 23 साल थी। मैं टोक्यो के एक पुराने इलाके में बने एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। कमरा इतना छोटा था कि अगर दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो जाऊं तो लगभग दोनों दीवारों को छू सकता था। सुबह 4 बजे उठता था, सुबह की डिलीवरी करता था, दोपहर में वेयरहाउस में सामान उठाता था, शाम को फूड डिलीवरी करता था और रात में एक छोटे रेस्टोरेंट में बर्तन धोता था। दिन के 18 घंटे काम, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली, क्योंकि मेरे सिर पर पिता के इलाज का भारी कर्ज था। मेरे पिता की मौत को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनके इलाज के लिए लिया गया कर्ज अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। कई बार लगता था कि शायद पूरी जिंदगी इसी कर्ज को चुकाते हुए निकल जाएगी, लेकिन फिर मैं यूई के बारे में सोचता था और खुद को समझा लेता था। यूई ताकाहाशी, मेरी गर्लफ्रेंड, 5 साल का रिश्ता। मेरे सबसे कठिन दिनों में भी अगर कोई चीज मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती थी तो वो यूई ही थी। कम से कम मैं यही सोचता था। उस रात भी मैं तीसरी नौकरी खत्म करके बाहर निकला था। शरीर पूरी तरह थक चुका था। जेब में सिर्फ 730 येन बचे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अगले दिन यूई का जन्मदिन था। मैं उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदने वाला था। महंगा नहीं, बस एक छोटा सा सिल्वर पेंडेंट, जिसे खरीदने के लिए मैं पिछले 2 महीने से पैसे बचा रहा था। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर यूई का नाम चमक रहा था। मुझे लगा शायद वो जन्मदिन की कोई बात करने वाली होगी। मैंने तुरंत कॉल उठाई। हेलो यूई। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, फिर उसकी आवाज सुनाई दी। हारुतो, क्या तुम अभी मिल सकते हो? उसकी आवाज थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, कहाँ आना है? मूनलाइट कैफे। सब ठीक है ना? मिलकर बात करते हैं। इसके बाद कॉल कट गई। पता नहीं क्यों फोन कटने के बाद मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। लेकिन मैंने उस एहसास को नजरअंदाज कर दिया। साइकिल घुमाई और मूनलाइट कैफे की तरफ चल पड़ा। लगभग 20 मिनट बाद मैं कैफे के सामने खड़ा था। बारिश की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी थीं। मैंने कांच के दरवाजे की तरफ देखा और अगले ही पल मेरी सांस रुक गई। आज भी वो दृश्य मुझे साफ याद है। यूई अंदर बैठी थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके सामने बैठा था रियोता फुजीवारा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, वो इंसान जिसे मैं अपने भाई से भी ज्यादा मानता था। दोनों हंस रहे थे, बहुत करीब बैठे थे, और फिर मैंने देखा कि यूई ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। शायद अगर मैं उस समय वहां से चला जाता तो दर्द थोड़ा कम होता, लेकिन मैं अंदर चला गया, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी उम्मीद बची हुई थी। उम्मीद कि शायद मैं जो देख रहा हूं वो सच नहीं है। मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। यूई का चेहरा सफेद पड़ गया। रियोता ने मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। ओह, वो आराम से बोला, तुम आ गए। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर उनके जुड़े हुए हाथों की तरफ, और पूछा, ये क्या है? यूई ने नजरें झुका ली। रियोता कुर्सी पर पीछे टिक गया। जो दिख रहा है वही है। उस समय मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, धक धक धक, मेरे दिल की आवाज। मैंने फिर पूछा, यूई कुछ बोलो। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, माफ करना हारुतो। बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों ने 5 साल का रिश्ता खत्म कर दिया। मुझे आज भी याद है कि उस समय मैं रोया नहीं था। शायद इंसान तब नहीं रोता जब उसका दिल टूटता है। वो तब रोता है जब उसे यकीन हो जाता है कि दिल सच में टूट चुका है। और उस समय मेरा दिमाग अभी भी सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने रियोता की तरफ देखा। कब से? वो हंस पड़ा। लगभग 7 महीने। 7 महीने यानी आधे साल से भी ज्यादा। मैं वहां बैठा था, उन दोनों के लिए मेहनत कर रहा था, भविष्य के सपने देख रहा था, और वे दोनों मेरे पीछे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? मेरे मुंह से बस यही निकला,
यूई ने पहली बार मेरी आंखों में देखा, क्योंकि मैं थक गई हूं हारुतो। किससे? गरीबी से। उसका जवाब सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो। 5 साल हो गए, यूई बोली, लेकिन हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। तुम दिन रात काम करते हो, फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, न घर, न कार, न भविष्य। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरी हालत सच में ऐसी ही थी। तभी रियोता हंसा, और मेरे पास सब कुछ है। उसने अपनी महंगी घड़ी दिखाई। मेरे पिता की कंपनी है, पैसा है, स्टेटस है, और अब यूई भी है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सच कहूं तो उस समय मेरा मन कर रहा था कि उसके चेहरे पर मुक्का मार दूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हारुतो, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन अच्छे इंसान हमेशा जीतते नहीं। कई बार अमीर इंसान जीतते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि मैं जिस दोस्त को 5 साल से जानता था, असल में उसे कभी जानता ही नहीं था। उस रात मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। बारिश तेज हो चुकी थी, सड़कें भीग चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बारिश लगातार मेरे ऊपर गिर रही थी, लेकिन उस समय मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। शायद जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर का दर्द छोटा लगने लगता है। मैं बिना किसी दिशा के चलता रहा। सड़क पर लोग छतरियां लेकर जा रहे थे, कारें गुजर रही थीं, दुकानों की चमकदार लाइटें सड़क पर पड़ रही थीं, लेकिन मेरे लिए पूरी दुनिया जैसे रंगहीन हो चुकी थी। 5 साल, पूरे 5 साल मैंने यूई के साथ भविष्य के सपने देखे थे। कई बार अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि उसके जन्मदिन पर अच्छा गिफ्ट दे सकूं। कई बार खुद भूखा रहा ताकि उसके लिए कुछ खरीद सकूं। और आखिर में मैं सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया। करीब 1 घंटे बाद मैं अपने कमरे में पहुंचा। दरवाजा खोला, कमरे की बत्ती जलाई और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। कमरा पहले जैसा ही था। पुरानी मेज, पुराना पंखा, दीवार पर लगी पिता की तस्वीर। लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। मैंने पिता की तस्वीर की तरफ देखा और पहली बार कई महीनों बाद आंखों में आंसू आ गए। मैं हार गया पापा, मेरे मुंह से धीरे से निकला। सच में हार गया। फोन अचानक बज उठा। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। कॉल करने वाले का नाम देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गई। दाइची नाकामुरा, मेरे चाचा। सच कहूं तो मुझे उनसे कभी ज्यादा लगाव नहीं था। पिता के जिंदा रहने तक वो हमेशा मीठी बातें करते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद उनका व्यवहार बदल गया था। मैंने कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, कल सुबह ऑफिस आ जाना। क्यों? जरूरी बात है। किस बारे में? तुम्हारे पिता की संपत्ति के बारे में। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। संपत्ति? हाँ, कल आ जाओ। इसके बाद कॉल कट गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। पहले यूई, फिर रियोता, और अब अचानक चाचा का फोन। कुछ तो गलत था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। सिर्फ 2 घंटे की नींद मिली थी। आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन मेरे पास आराम करने का समय नहीं था। 10 बजे मैं नाकामुरा ग्रुप की बिल्डिंग के सामने खड़ा था। 20 मंजिला इमारत, कांच की चमचमाती दीवारें, महंगी कारों की लाइन। इस बिल्डिंग को देखकर हमेशा मुझे एक बात याद आती थी, मेरे पिता। बहुत कम लोग जानते थे कि नाकामुरा ग्रुप की शुरुआत मेरे पिता और दाइची ने मिलकर की थी। लेकिन कंपनी सफल होने से पहले ही पिता बीमार पड़ गए। फिर इलाज, फिर कर्ज, फिर मौत, और उसके बाद पूरी कंपनी दाइची के हाथों में चली गई। मैं लिफ्ट में चढ़ा, 20वीं मंजिल पर पहुंचा और कॉन्फ्रेंस रूम में गया। अंदर दाइची पहले से बैठे थे। उनके बगल में उनका बेटा केइगो नाकामुरा बैठा था और सामने 2 वकील। कमरे का माहौल देखकर ही मुझे समझ आ गया, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। बैठो, दाइची ने कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ सरका दी। इसे पढ़ो। मैंने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पन्ने पलटता गया, मेरा चेहरा बदलता गया। आखिरी पन्ने तक पहुंचते पहुंचते मेरे हाथ कांपने लगे। ये क्या है? मैंने फाइल टेबल पर पटक दी। दाइची शांत बैठे रहे। जो लिखा है वही है। ये झूठ है, मैं लगभग चिल्ला पड़ा। फाइल के अनुसार पिता पर अतिरिक्त कर्ज था
और उस कर्ज के बदले उनकी आखिरी जमीन भी जब्त की जा रही थी। लेकिन मुझे पता था ये जमीन पिता ने मेरे नाम छोड़ी थी। आप लोग धोखा दे रहे हैं, मैंने गुस्से से कहा। केइगो हंस पड़ा। साबित कर दो। मेरा खून खौल उठा। ये जमीन मेरी है। दाइची ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने पहली बार महसूस किया कि वे लोग पहले से सब तैयार करके बैठे थे। वकील, कागजात, सिग्नेचर, सब कुछ। मतलब फैसला पहले ही हो चुका था। मुझे सिर्फ सूचना देने के लिए बुलाया गया था। तुम्हें समझना चाहिए हारुतो, दाइची बोले। दुनिया भावनाओं से नहीं चलती। मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा। और दुनिया धोखे से चलती है। उन्होंने कंधे उचकाए। जो जीतता है वही सही होता है। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूटने की बजाय जम गया हो। कल तक मैं सोचता था कि दुनिया में कम से कम मेरा परिवार तो मेरा है, लेकिन अब गर्लफ्रेंड चली गई, दोस्त ने धोखा दिया और अब रिश्तेदार भी। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। ठीक है, दाइची ने भौं उठाई। बस इतना? मैंने उनकी आंखों में देखा। एक दिन मैं आप सबको याद दिलाऊंगा कि आपने आज क्या किया है। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर केइगो जोर से हंस पड़ा। तुम? हमें? तुम्हारी जेब में शायद लंच खरीदने के पैसे भी नहीं होंगे। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी मुस्कुरा दिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं मुड़ा और बाहर निकल गया। उस समय मुझे नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उस रात मैं टोक्यो की सड़कों पर अकेला चल रहा था। जेब में सिर्फ कुछ 100 येन बचे थे। दिल पूरी तरह टूट चुका था और भविष्य पूरी तरह अंधेरा लग रहा था। तभी मेरे फोन की स्क्रीन अचानक अपने आप जल उठी। मैंने फोन निकाला और अगले ही पल मेरी सांस रुक गई, क्योंकि स्क्रीन पर कोई साधारण नोटिफिकेशन नहीं था। एक चमकती हुई नीली विंडो दिखाई दे रही थी। इन्फिनिट कैशबैक सिस्टम एक्टिवेटिंग, होस्ट डिटेक्टेड, हारुतो कामिशिरो, कंपैटिबिलिटी 100%, सिस्टम बाइंडिंग इन प्रोग्रेस। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। ये क्या है? अगले ही पल नीली रोशनी पूरी स्क्रीन पर फैल गई। मेरे हाथ अपने आप कांप गए। ये क्या मजाक है? मैंने स्क्रीन को छूकर देखा। विंडो गायब नहीं हुई, उल्टा उसके नीचे नई लाइनें दिखाई देने लगी। सिस्टम एक्सप्लेनेशन, होस्ट द्वारा खर्च किया गया पैसा कैशबैक के रूप में कई गुना लौटाया जा सकता है। कैशबैक मल्टीप्लायर हर मिशन के साथ बढ़ेगा। होस्ट जितना अधिक खर्च करेगा उतना अधिक कमाएगा। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर धीरे से हंसा। लगता है मैं पागल हो गया हूं। सच कहूं तो उस समय यही सबसे तर्कसंगत जवाब लग रहा था। लेकिन तभी एक और विंडो दिखाई दी। न्यू यूजर गिफ्ट पैकेज, एक्सेप्ट, यस, नो। मैंने झिझकते हुए यस दबा दिया। अगले ही पल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव रिसीव्ड 1 लाख येन बिगिनर फंड। मेरी आंखें फैल गई। 1 लाख येन? मैंने तुरंत बैंकिंग ऐप खोला और अगले ही पल मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अकाउंट बैलेंस सचमुच बदल चुका था। 1,04,600 येन। मैं वहीं जम गया। ये सपना नहीं था, ये मजाक नहीं था। मेरे अकाउंट में सचमुच 1 लाख येन आ चुके थे। पहली बार मुझे एहसास हुआ शायद ये सिस्टम असली था। उसी समय नई विंडो सामने आई। फर्स्ट मिशन, स्पेंड 50,000 येन विद इन 24 आवर्स। रिवॉर्ड, रैंडम कैशबैक गुणा 10 से गुणा 100। फेलियर पेनल्टी, सिस्टम रिवॉर्ड सस्पेंड फॉर थर्सडेज। मैंने मिशन को कई बार पढ़ा, फिर एक कड़वी हंसी मेरे होठों पर आ गई। पूरी जिंदगी में पैसे बचाने की कोशिश करता रहा था और अब कोई सिस्टम मुझे पैसे उड़ाने के लिए कह रहा था। लेकिन अगर ये सच था तो ये मेरी जिंदगी बदल सकता था। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। उस रात मैं पहली बार किसी महंगे शॉपिंग मॉल में गया। सच कहूं तो अंदर जाते समय मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वहां मौजूद लगभग हर चीज मेरी पहुंच से बाहर हुआ करती थी। लेकिन आज पहली बार मेरे पास पैसे थे, भले ही वे सिस्टम के दिए हुए पैसे थे। मैं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में पहुंचा। वहां एक नया लैपटॉप रखा था, कीमत 52,000 येन। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर सिस्टम की तरफ, और आखिरकार कार्ड निकालकर पेमेंट कर दी। मिशन कंप्लीट।
खरीदारी पूरी होते ही सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। अगले ही पल नई विंडो खुली। रैंडम कैशबैक ड्रॉइंग। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मल्टीप्लायर सिलेक्टेड 50 गुना। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले अगली लाइन दिखाई दी। कैशबैक 2,06,00,000 येन। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। 2,06,00,000 येन। मैंने तुरंत बैंक अकाउंट खोला और सचमुच बैलेंस बदल चुका था। 2,06,52,600 येन। मेरी सांसें तेज हो गई। इतना पैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखा था। मैंने कई बार स्क्रीन चेक की, बार बार, लेकिन हर बार वही संख्या दिखाई दी। ये सपना नहीं था। मैं अमीर नहीं बना था, लेकिन पहली बार गरीबी से बाहर निकलने का दरवाजा खुल गया था। उस रात मैं कमरे में लौटा, लेकिन नींद नहीं आई। पूरा दिमाग सिस्टम के बारे में सोचता रहा। अगर 50,000 खर्च करने पर 26 लाख मिल सकते हैं तो आगे क्या होगा। अगली सुबह मैं अभी जागा ही था कि फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। यूई ताकाहाशी। कल तक मैं उसकी कॉल का इंतजार करता था। आज उसे देखकर सिर्फ खालीपन महसूस हुआ। मैंने कॉल रिसीव कर ली। क्या चाहिए? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर यूई बोली, हारुतो, क्या हम मिल सकते हैं? मेरे होठों पर हल्की हंसी आ गई। कल उसने मेरा दिल तोड़ा था और आज मिलने की बात कर रही थी। क्यों? बस बात करनी है, मुझे नहीं करनी। और मैंने कॉल काट दी। कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आई, फिर आखिरकार मैंने फोन साइलेंट कर दिया। अब मैं वही पुराना हारुतो नहीं था जो हर अपमान सह लेता था। लेकिन मुझे अभी नहीं पता था कि यूई की कॉल सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि बहुत जल्द जिन लोगों ने मुझे गरीब समझकर ठुकराया था वे सब मेरी जिंदगी में वापस आने वाले थे। और इस बार परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थी। उसी समय सिस्टम की नई विंडो खुली। मेरे सामने सिस्टम की नीली स्क्रीन चमक रही थी। न्यू मिशन, स्पेंड 5 लाख येन विद इन 72 आवर्स। रिवॉर्ड, कैशबैक गुणा 20 से गुणा 200। मैं बिस्तर पर बैठा स्क्रीन को घूर रहा था। कल तक 50,000 येन खर्च करना मेरे लिए असंभव था। आज सिस्टम मुझे 5 लाख खर्च करने को कह रहा था। लेकिन फर्क यह था कि अब मेरे अकाउंट में पैसा था। मैंने बैंक बैलेंस खोला। 2,65,600 येन। हर बार यह संख्या देखकर मुझे यकीन नहीं होता था। 2 दिन पहले मेरे पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे और आज सब कुछ बदलना शुरू हो चुका था। मैंने जल्दी से तैयार होकर बाहर निकलने का फैसला किया। उस दिन मेरा पहला लक्ष्य था सालों से खुद के लिए कुछ खरीदना। मैं टोक्यो के सबसे बड़े शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा। सच कहूं तो पहले मैं ऐसी जगहों से बचकर निकलता था। महंगे कपड़े, महंगी घड़ियां, महंगी कारें, ये सब मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। लेकिन आज पहली बार मैं ग्राहक बनकर अंदर जा रहा था। मैं एक लग्जरी कपड़ों के स्टोर में घुसा। अंदर मौजूद सेल्समैन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे पुराने कपड़े देखकर उसके चेहरे पर हल्की उपेक्षा दिखाई दी। मैं उस नज़र को पहचानता था। करीबी ने मुझे यह नज़र हजारों बार दिखाई थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने औपचारिक मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, मैंने कहा, मुझे कुछ अच्छे सूट दिखाइए। उसके चेहरे पर संदेह साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। करीब 30 मिनट बाद मैं स्टोर से बाहर निकला। मेरे हाथ में कई बैग थे। कुल खर्च 6,20,000 येन और उसी पल सिस्टम सक्रिय हो गया। मिशन कंप्लीट, देन कैलकुलेटिंग रिवॉर्ड। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मल्टीप्लायर सिलेक्टेड 80x। मेरी सांस रुक गई। कैशबैक रिवॉर्ड 14,600,000 येन। कुछ सेकंड तक मैं वहीं खड़ा रह गया। लगभग 5 करोड़ येन। 5 करोड़। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत बैंक अकाउंट खोला और वहां जो संख्या दिखाई दी उसने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। 52,32,600 येन। मैंने आंखें बंद कर ली। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन तभी मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर मेरा चेहरा ठंडा हो गया। रियोता फुजीवारा। मैंने कुछ सेकंड फोन को देखा, फिर कॉल उठा ली। क्या चाहिए? दूसरी तरफ से रियोता की आवाज आई, हारुतो, आज रात एक पार्टी है। मैं चुप रहा। वो आगे बोला, हमारे बिजनेस ग्रुप की पार्टी, तो तुम भी आ जाओ। मैं हल्का सा हंसा। 2 दिन पहले वही आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा था, आज अचानक पार्टी में बुला रहा था।
मुझे क्यों बुला रहे हो? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसने कहा, पुराने दोस्तों की तरह मिल लेते हैं। दोस्त, ये शब्द सुनकर मुझे घृणा महसूस हुई, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। शायद मुझे जाना चाहिए, भागने के लिए नहीं, देखने के लिए। ये देखने के लिए कि वही लोग अब मेरे सामने कैसे व्यवहार करेंगे। ठीक है, मैंने जवाब दिया, मैं आऊंगा। कॉल कट गई और मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, क्योंकि पहली बार खेल मेरे हाथ में था। उस रात मैं नए सूट में तैयार हुआ। महंगे काले सूट में खुद को देखकर मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। सालों बाद पहली बार आईने में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। करीब 8 बजे मैं पार्टी वेन्यू पहुंचा। यह टोक्यो के सबसे शानदार होटलों में से एक था। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। महंगी कारें बाहर खड़ी थीं और अंदर शहर के अमीर लोग मौजूद थे। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा, कई लोगों की नजरें मेरी तरफ घूम गई। शायद नए सूट की वजह से, या शायद इसलिए कि अब मैं पहले जैसा नहीं दिख रहा था। तभी मेरी नजर रियोता पर पड़ी और उसके साथ यूई। कुछ सेकंड के लिए हमारी नजरें मिली। यूई की आंखें चौड़ी हो गईं। स्पष्ट था कि उसने मुझे इस रूप में देखने की उम्मीद नहीं की थी। रियोता भी कुछ क्षणों के लिए चुप रह गया, फिर वह मुस्कुराया। हारुतो, मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। काफी समय हो गया। रियोता ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। नया सूट? हाँ, अच्छा लग रहा है। उसकी मुस्कान नकली थी, मैं पहचान सकता था। यूई अभी भी मुझे देख रही थी, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि यह वही हारुतो है। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हुई। मैं एक कोने में खड़ा था। तभी अचानक एक लड़की मुझसे टकरा गई। उसके हाथ से जूस का गिलास गिर गया। ओह, वह घबरा गई। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। लंबे काले बाल, साफ चमकती आंखें और बेहद ईमानदार चेहरा। उसने तुरंत नैपकिन निकालकर मेरा सूट साफ करने की कोशिश की। सच में सॉरी, मैं हल्का मुस्कुराया। कोई बात नहीं। वह कुछ क्षण मुझे देखती रही, फिर बोली, आप बाकी लोगों जैसे नहीं लगते। मैंने भौं उठाई। मतलब? बाकी लोग यहाँ सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उसने हॉल की तरफ देखा। आप अलग लगते हैं। पहली बार उस रात किसी ने मुझसे बिना स्वार्थ बात की थी। मेरा नाम आकारी शिरायुकी है। उसने हाथ बढ़ाया। मैं कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर हाथ मिलाया। हारुतो कामिशिरो। पार्टी हॉल में संगीत बज रहा था। अमीर लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे। रियोता और यूई समय समय पर मेरी तरफ देख रहे थे और मैं आकारी शिरायुकी से बात कर रहा था। आकारी बाकी लोगों से अलग थी। उसकी आंखों में वह घमंड नहीं था जो अक्सर अमीर लोगों में दिखाई देता है। तो आप क्या करते हैं? उसने पूछा। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। अगर यह सवाल 2 दिन पहले पूछा जाता तो जवाब देना मुश्किल होता, क्योंकि मैं 3 नौकरियां कर रहा था। लेकिन अब मैं खुद भी नहीं जानता था कि मेरी पहचान क्या है। फिलहाल तो जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मुस्कुराकर बोला। आकारी हंस पड़ी। दिलचस्प जवाब है। उसी समय अचानक मेरी आंखों के सामने नीली स्क्रीन चमक उठी। इमरजेंसी मिशन एक्टिवेटेड, टारगेट लोकेटेड, acquire Kuroda Electronics within 24 hours, required investment 30,000 yen, mission reward cashback times 100, special reward available। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रह गया। 3 करोड़ येन, ये अब तक का सबसे बड़ा मिशन था। लेकिन असली झटका अगली लाइन ने दिया। मिशन सक्सेस प्रोबेबिलिटी 99%। मैंने भौहें सिकोड़ ली। कुरोदा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नाम सुना हुआ लग रहा था। मैंने तुरंत फोन निकाला और जानकारी ढूंढनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में मुझे सब समझ आ गया। कुरोदा इलेक्ट्रॉनिक्स एक छोटी टेक कंपनी थी। पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रही थी। ज्यादातर निवेशक उसे डूबती हुई कंपनी मानते थे, लेकिन सिस्टम उसे खरीदने को कह रहा था और अब तक सिस्टम ने मुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाया था। मैंने फैसला कर लिया, यह सौदा मुझे करना ही होगा। अगली सुबह मैं सीधे कुरोदा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य कार्यालय पहुंचा। बिल्डिंग पुरानी थी। कर्मचारियों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लग रहा था जैसे पूरी कंपनी किसी अंतिम फैसले का इंतजार कर रही हो। मुझे कंपनी के मालिक ताकेशी कुरोदा से मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह लगभग 60 साल के व्यक्ति थे, थके हुए, निराश और शायद हार मान चुके थे। आप कंपनी खरीदना चाहते हैं? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। जी, क्या आपको पता है कि यह कंपनी नुकसान में है? पता है। फिर भी खरीदना चाहते हैं? हाँ। कुछ सेकंड तक वह मुझे देखते रहे, फिर अचानक हंस पड़े। युवा आदमी, या तो तुम बहुत बुद्धिमान हो
या पूरी तरह पागल? मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कौन सा था। 3 घंटे की बातचीत के बाद आखिरकार सौदा तय हो गया। कुल कीमत 30 लाख येन मैंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी पल सिस्टम सक्रिय हो गया। मिशन कंप्लीट। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रिवॉर्ड कैलकुलेशन स्टार्टेड। कुछ सेकंड, फिर मल्टीप्लायर सिलेक्टेड इन 100x। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अगली लाइन सामने आई, कैशबैक रिवॉर्ड 3 अरब येन। मेरे हाथ कांप गए। 3 अरब येन, 3 अरब। मैं कुर्सी पर बैठा रह गया। अब तक की सारी कमाई मिलाकर भी इस रकम के सामने कुछ नहीं थी। कुछ मिनट बाद मैंने बैंक अकाउंट खोला और स्क्रीन देखकर मेरी सांस रुक गई। बैलेंस में सचमुच 3 अरब येन जुड़ चुके थे। उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ मैं अब गरीब नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। सिस्टम की नई विंडो सामने आई। स्पेशल रिवॉर्ड अनलॉक्ड, बिजनेस इनसाइट, एबिलिटी एक्वायर्ड। मैंने स्क्रीन को ध्यान से पढ़ा। नई क्षमता मुझे किसी भी कंपनी की भविष्य की सफलता या विफलता की संभावना दिखा सकती थी। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा। यह शक्ति पैसे से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ अमीर नहीं बन सकता था, मैं भविष्य देखकर निवेश कर सकता था। उसी समय मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं मुस्कुराया। रियोता फुजिवारा। मैंने कॉल उठा ली। हाँ, दूसरी तरफ रियोता की आवाज आई। हारुतो, सुना है तुमने नया बिजनेस शुरू किया है? मैं चुप रहा। खबर इतनी जल्दी फैल चुकी थी। दिलचस्प। किसने बताया? दुनिया छोटी है। वह हंसा। अगर तुम्हें निवेश की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ दिन पहले यही आदमी मुझे गरीब कहकर छोड़ गया था और आज मदद की बात कर रहा था। जरूरत होगी तो बता दूंगा, मैंने शांत स्वर में कहा और कॉल काट दी। मैं अपने नए ऑफिस में बैठा था। कुरोदा इलेक्ट्रॉनिक्स अब आधिकारिक रूप से मेरी कंपनी थी। हालांकि बाहर की दुनिया को अभी भी इस खबर की पूरी जानकारी नहीं थी। दरवाजे पर खड़ी आकारी मुस्कुरा रही थी। अंदर आ सकती हूँ? जरूर, मैंने कहा। वह अंदर आई और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पार्टी में मिला आदमी कुछ ही दिनों में कंपनी का मालिक बन जाएगा। मैं हल्का हंसा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। आकारी कुछ सेकंड मुझे देखती रही, फिर बोली, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। ये दूसरी बार था जब उसने यही बात कही थी। और बाकी लोग कैसे हैं? मैंने पूछा। वे सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। और मैं? आपके चेहरे पर अभी भी वही भाव हैं जो पार्टी वाली रात थे। मैं चुप हो गया, क्योंकि वह सही थी। मेरे पास अब अरबों येन थे, लेकिन अंदर का हारुतो अभी भी वही था जिसने कुछ दिन पहले धोखा खाया था। तभी उसने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? एक प्रस्ताव। मैंने फाइल खोली। कुछ मिनट पढ़ने के बाद मैं सचमुच हैरान रह गया। आकारी एक बेहद प्रतिभाशाली बिजनेस एनालिस्ट थी और उसने कुरोदा इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर से खड़ा करने की पूरी योजना तैयार कर रखी थी। योजना इतनी अच्छी थी कि मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तुम्हें यह सब कैसे पता? वह मुस्कुराई। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इस कंपनी को फॉलो कर रही हूँ और क्योंकि मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम मेरे लिए काम करना चाहती हो? अगर ऑफर मिले तो? सच कहूँ तो उस समय मुझे एक सक्षम व्यक्ति की जरूरत थी और आकारी की योजना देखकर मैं समझ गया था कि वह साधारण लड़की नहीं है। ठीक है, आज से तुम कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर हो। आकारी की आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी जल्दी फैसला? अच्छे लोगों को पहचानने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगता। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। और पता नहीं क्यों उसकी मुस्कान देखकर मेरे मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले कुछ हफ्ते बेहद व्यस्त रहे। मैं और आकारी दिन रात कंपनी को दोबारा खड़ा करने में लगे रहे। कुरोदा इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे घाटे से बाहर आने लगी और इसी दौरान मेरी नई क्षमता बिजनेस इनसाइट एबिलिटी लगातार काम कर रही थी। हर कंपनी को देखते ही मुझे उसकी भविष्य की सफलता की संभावना दिखाई देने लगती थी। 90%, 65%, 15%, यह शक्ति लगभग चीट कोड जैसी थी और मैंने इसका पूरा फायदा उठाना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में मेरे निवेश कई गुना बढ़ गए। मेरी संपत्ति तेजी से ऊपर जाने लगी। लेकिन इसी दौरान एक दिलचस्प घटना हुई। एक शाम मैं ऑफिस से निकल रहा था, तभी सामने एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। यूई ताकाहाशी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। वह ऑफिस के बाहर खड़ी थी।
कुछ सेकंड के लिए हमारी नजरें मिली, फिर वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। हारुतो, मैं शांत रहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने झिझकते हुए कहा। क्या हम बात कर सकते हैं? कुछ महीने पहले अगर वह ऐसा कहती तो मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ चला जाता, लेकिन आज मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। बोलो। वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैंने सुना है कि तुम बहुत सफल हो गए हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। कितनी अजीब बात थी। जब मैं गरीब था तब उसे मेरी कोई कीमत नहीं दिखी और अब उसे अपनी गलती याद आ रही थी। तो मैंने पूछा। वह मेरी आंखों में देखने लगी। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, फिर मैं हंस पड़ा। सच में हंस पड़ा। यूई का चेहरा बदल गया। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा, क्योंकि तुमने गलत इंसान चुना था। उसकी आंखें कांप उठी। हारुतो नहीं, मैंने उसे बीच में रोक दिया। जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था उस दिन तुमने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और आज मैं भी वही सोचता हूँ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। पहली बार उसे समझ आया कि वह मुझे खो चुकी है, हमेशा के लिए। मैं ऑफिस के अंदर वापस जाने ही वाला था कि तभी एक और आवाज सुनाई दी। हारुतो। मैंने पीछे मुड़कर देखा और इस बार मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। ऑफिस के बाहर दाइची नाकामुरा खड़ा था। उसके चेहरे पर पहले वाली अकड़ नहीं थी, न वह घमंड था जो हमेशा उसकी आंखों में दिखाई देता था। उसके चेहरे पर चिंता थी, सच्ची चिंता। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, मुझे नहीं लगता हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा है। दाइची ने गहरी सांस ली। कृपया। यह वही आदमी था जिसने कुछ महीने पहले मेरी बात तक सुनने से इनकार कर दिया था, और आज वह मुझसे विनती कर रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, फिर कहा, 5 मिनट। हम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गए। दाइची कुछ सेकंड तक चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर आखिरकार बोला, नाकामुरा ग्रुप मुश्किल में है। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पिछले कुछ महीनों में हमें भारी नुकसान हुआ है। तो अगर हालात ऐसे ही रहे तो कंपनी दिवालिया हो सकती है। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अंदर मैं थोड़ा हैरान था। नाकामुरा ग्रुप जापान की बड़ी कंपनियों में से एक थी। इतनी जल्दी उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो सकती थी? तभी मेरी बिजनेस इनसाइट एबिलिटी अपने आप सक्रिय हो गई। दाइची के पीछे एक नीली विंडो दिखाई दी। नाकामुरा ग्रुप, फ्यूचर सक्सेस रेट 12%, बैंक्रप्सी रिस्क एक्सट्रीमली हाई। मैं कुछ सेकंड स्क्रीन को देखता रहा। सिस्टम शायद पहली बार किसी कंपनी के लिए इतना बुरा परिणाम दिखा रहा था। मतलब स्थिति सचमुच गंभीर थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने पूछा। दाइची ने मेरी आंखों में देखा। निवेश। मैं हल्का मुस्कुराया। दिलचस्प। जिस इंसान को आपने सड़क पर छोड़ दिया था, आज उसी से मदद मांग रहे हैं? दाइची ने नजरें झुका ली। पहली बार। मैंने उसे शर्मिंदा देखा। कुछ मिनट बाद वह चला गया और मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे सोचने की जरूरत थी। लेकिन सच कहूं तो दिल के एक कोने में संतोष था, क्योंकि जिंदगी आखिरकार संतुलन बना रही थी। उस रात मैं देर तक ऑफिस में काम करता रहा। आकारी भी वहीं थी। हम दोनों अगले बड़े निवेश की योजना बना रहे थे। तभी उसने अचानक पूछा, क्या तुम्हें बुरा लगता है? मैंने उसकी तरफ देखा। क्या? जो तुम्हारे साथ हुआ? कुछ सेकंड के लिए कमरा शांत हो गया। अगर यह सवाल कुछ महीने पहले पूछा जाता तो शायद मैं घंटों तक अपने दर्द के बारे में बोल सकता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं आगे बढ़ चुका हूं। पहले लगता था, मैंने धीरे से कहा, लेकिन अब नहीं। आकारी मुस्कुराई। अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो लोग अतीत में फंसे रहते हैं वे भविष्य नहीं बना पाते। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर अनजाने में मुस्कुरा दिया। तभी सिस्टम की स्क्रीन चमकी। मेन मिशन अपडेट, करंट वेल्थ 4.8 अरब येन, एम्पायर प्रोग्रेस 8%। फिर एक नई विंडो खुली। स्पेशल अपॉर्चुनिटी डिटेक्टेड, टारगेट मिराई टेक्नोलॉजीज, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट 500 मिलियन येन, एक्सपेक्टेड रिटर्न मैसिव। मैंने भौहें उठाई। मिराई टेक्नोलॉजीज, ये एक छोटी एआई कंपनी थी जिसे ज्यादातर निवेशक नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन सिस्टम उसे चुन रहा था। इसका मतलब साफ था, वहां कुछ बड़ा छिपा था। अगले दिन मैं और आकारी मिराई टेक्नोलॉजीज पहुंचे। ऑफिस बेहद साधारण था। कर्मचारी कम थे, लेकिन माहौल अलग था। वहां मौजूद लोगों की आंखों में जुनून था, और मैंने तुरंत महसूस कर लिया
यही वजह थी कि सिस्टम ने इस कंपनी को चुना था। कंपनी के संस्थापक शिन इशिकावा से मुलाकात हुई। वह सिर्फ 28 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो अक्सर प्रतिभाशाली लोगों में होती है। 3 घंटे की बातचीत के बाद मैंने फैसला कर लिया, मैं निवेश करूंगा, पूरा 500 मिलियन येन। आकारी मुझे देख रही थी। तुम्हें यकीन है? मैं मुस्कुराया। पूरी तरह। निवेश पूरा होते ही सिस्टम सक्रिय हो गया। मिशन कंप्लीट। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मल्टीप्लायर सिलेक्टेड 150 गुना। अगले ही पल स्क्रीन पर संख्या उभरी। कैशबैक रिवॉर्ड 75 बिलियन येन। पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। 75 अरब येन। मेरे हाथ कांपने लगे। यह रकम मेरी कल्पना से भी बड़ी थी। और तभी सिस्टम ने एक और संदेश दिखाया। कंग्रेचुलेशंस, पोस्ट वेल्थ हैज क्रॉस्ड 50 बिलियन येन। न्यू अथॉरिटी अनलॉक्ड इन टैलेंट डिटेक्शन एबिलिटी। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। नई क्षमता। तभी मेरी नजर आकारी पर गई और अचानक उसके ऊपर एक सुनहरी विंडो दिखाई दी। अकारी शिरयुकी टैलेंट रेटिंग, एसएसएस लॉयल्टी रेटिंग 100% फ्यूचर वैल्यू एक्सट्रीमली हाई। मैं कुछ सेकंड चुप रह गया। यह पहली बार था जब सिस्टम ने किसी इंसान को इस तरह दिखाया था और आकारी का लॉयल्टी रेटिंग देखकर मैं खुद हैरान रह गया। मिराई टेक्नोलॉजीज में निवेश के बाद मेरी कुल संपत्ति 80 अरब येन से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। कुरोदा इलेक्ट्रॉनिक्स तेजी से बढ़ रही थी। मिराई टेक्नोलॉजीज के एआई प्रोजेक्ट्स निवेशकों का ध्यान खींच रहे थे और पहली बार जापान के बिजनेस जगत में लोग मेरे नाम की चर्चा करने लगे थे। लेकिन जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या भी होती है। एक शाम मैं अपने ऑफिस में बैठा रिपोर्ट्स देख रहा था। आकारी सामने बैठी थी। हम अगले विस्तार की योजना बना रहे थे। तभी अचानक सिस्टम की स्क्रीन चमकी। वार्निंग, होस्ट डिटेक्टेड अंडर मलिशियस टारगेटिंग, सोर्स आइडेंटिफाइड टोयोटा फुजीवारा। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। क्या हुआ? आकारी ने पूछा। मैं कुछ सेकंड स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। उसी रात मैंने सिस्टम की नई जानकारी देखी। टोयोटा कुछ पत्रकारों और बिजनेस ब्लॉगर्स को पैसे देकर मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाने की तैयारी कर रहा था। उसकी योजना सरल थी। अगर वह यह साबित कर दे कि मेरी अचानक मिली दौलत अवैध है, तो निवेशक मुझसे दूर हो जाएंगे और मेरे बिजनेस को भारी नुकसान होगा। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया। कुछ महीने पहले मैं शायद डर जाता, लेकिन अब मेरे पास सिस्टम था और उससे भी महत्वपूर्ण मेरे पास धैर्य था। अगले दिन सुबह सोशल मीडिया पर अचानक खबरें फैलने लगीं। हारुतो कामिशिरो की संपत्ति संदिग्ध। कुछ महीनों में अरबपति बनने का रहस्य क्या है? क्या किसी बड़े घोटाले का मामला है? मैंने फोन पर खबरें देखी, फिर मुस्कुरा दिया, क्योंकि ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा सिस्टम ने बताया था। कुछ घंटों बाद आकारी मेरे ऑफिस में आई। उसके चेहरे पर चिंता थी। मीडिया पागल हो गई है, पता है? क्या हम जवाब देंगे? मैंने सिर हिलाया। अभी नहीं। आकारी हैरान हो गई। क्यों? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि कभी कभी दुश्मन को यह महसूस होने देना चाहिए कि वह जीत रहा है। उसी समय सिस्टम फिर सक्रिय हुआ। न्यू मिशन, पब्लिकली डिफीट टोयोटा फुजीवारा, रिवॉर्ड मिस्ट्री अथॉरिटी। मैंने स्क्रीन को देखा और हल्की मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। लगता था सिस्टम भी अब टोयोटा से परेशान हो चुका था। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ गए। कई बिजनेस चैनलों ने मेरे खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए। निवेशकों में भी बेचैनी फैलने लगी और इसी दौरान टोयोटा बेहद खुश था। एक शाम वो एक इंटरव्यू दे रहा था। टीवी पर उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसने नकली मुस्कान के साथ कहा, लेकिन बिजनेस की दुनिया में पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। मैंने टीवी बंद कर दिया और हंस पड़ा, क्योंकि मुझे पता था उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। 2 दिन बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पूरे जापान का मीडिया मौजूद था। कैमरे मेरी तरफ घूमे हुए थे। पत्रकार सवाल पूछने के लिए तैयार बैठे थे। मैं मंच पर पहुंचा और माइक्रोफोन के सामने खड़ा हो गया। पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पूरा हॉल शांत हो गया, इसलिए आज मैं सबूतों के साथ जवाब देने आया हूं। अगले 1 घंटे तक मैंने अपने सभी निवेशों, कंपनियों और कानूनी दस्तावेजों का पूरा रिकॉर्ड दिखाया। हर लेन देन, हर निवेश, हर कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ।
पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि रिकॉर्ड पूरी तरह साफ थे। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई अवैध पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैंने अंतिम स्लाइड दिखाई और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया क्योंकि उसमें रियोता के भुगतान रिकॉर्ड मौजूद थे। उन पत्रकारों के नाम भी थे जिन्हें उसने पैसे दिए थे और बैंक ट्रांसफर के सबूत भी। मंच के सामने बैठे कई लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ पत्रकारों ने तुरंत नोट्स बनाना शुरू कर दिया। मैंने कैमरे की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, सच्चाई को छुपाने के लिए झूठ का इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सबूत भी मौजूद होते हैं। उसी पल मुझे पता चल गया, रियोता खत्म हो चुका है। अगले दिन पूरे जापान में खबर फैल गई। अब सुर्खियां बदल चुकी थी। रियोता फुजिवारा का षड्यंत्र उजागर। हारुतो कामिशिरो ने सबूतों के साथ दिया जवाब। फुजिवारा ग्रुप की प्रतिष्ठा पर सवाल। रियोता का नाम तेजी से गिरने लगा और पहली बार उसे वैसा अपमान महसूस हुआ जैसा कभी मैंने महसूस किया था। उसी शाम सिस्टम की स्क्रीन चमकी। मिशन कंप्लीट, माय रिवॉर्ड ग्रांटेड। मैंने स्क्रीन को देखा और अगली लाइन पढ़ते ही कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। न्यू अथॉरिटी अनलॉक्ड, फ्यूचर विजन लिमिटेड। ये क्षमता मुझे कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की झलक दिखा सकती थी। मैं अभी इस नई शक्ति के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक स्क्रीन फिर चमकी। इस बार संदेश अलग था। डेंजर डिटेक्टेड, अकारी शिरायुकी, रिस्क लेवल एक्सट्रीम। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। आकारी? मैं तुरंत खड़ा हो गया क्योंकि सिस्टम पहली बार उसके लिए एक्सट्रीम रिस्क दिखा रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत आकारी को कॉल लगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। उसी समय सिस्टम की नई विंडो खुली। फ्यूचर विजन एक्टिवेटेड। अचानक मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और अगले ही पल मैंने एक दृश्य देखा। रात, बारिश, एक काली वैन, कुछ नकाब पोश आदमी और आकारी। वह किसी सुनसान जगह पर खड़ी थी। फिर अचानक किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। दृश्य वहीं खत्म हो गया। मेरी आंखें खुल गईं, मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, किसी ने आकारी को निशाना बनाया था। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, कौन? कुछ सेकंड बाद जवाब सामने आया, सोर्स अननोन, थ्रेट लेवल एसएसएस। मैं कुछ पल स्क्रीन को घूरता रहा। यह पहली बार था जब सिस्टम भी सीधे जवाब नहीं दे रहा था। इसका मतलब साफ था, दुश्मन बहुत बड़ा था। मैंने तुरंत अपनी कार उठाई और आकारी के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, कुछ नहीं होना चाहिए। 20 मिनट बाद मैं वहां पहुंचा, लेकिन अपार्टमेंट खाली था। उसका फोन भी बंद था। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर। मैंने मैसेज खोला और अगले ही पल मेरी आंखें सिकुड़ गईं। एक फोटो थी। फोटो में आकारी बेहोश पड़ी हुई थी और उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा क्योंकि भावनाओं में गलती करना सबसे आसान होता है। मैसेज के नीचे एक लोकेशन भी थी, टोक्यो के बाहरी इलाके में एक पुराना वेयर हाउस। मैं तुरंत वहां निकल पड़ा। पूरे रास्ते सिस्टम लगातार वार्निंग देता रहा, हाई रिस्क एरिया, मल्टीपल हॉस्टाइल टारगेट्स डिटेक्टेड, लेकिन अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं था। करीब 40 मिनट बाद मैं वेयर हाउस पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। मैं अंदर गया और अगले ही पल एक धीमी ताली की आवाज सुनाई दी। बहुत अच्छा, हारुतो कामिशिरो। मैंने आवाज की दिशा में देखा और पहली बार उस आदमी को देखा। लंबा कद, महंगा काला सूट, शांत चेहरा और आंखों में खतरनाक आत्मविश्वास। सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। वार्निंग, टारगेट आइडेंटिफाइड, काजुकी साइटो, थ्रेट लेवल एसएसएस। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा। नाम मेरे लिए नया था, लेकिन सिस्टम की प्रतिक्रिया नहीं। यह आदमी खतरनाक था, बहुत खतरनाक। तुम कौन हो? मैंने पूछा। काजुकी मुस्कुराया। वह आदमी जो तुम्हें काफी समय से देख रहा है। आकारी कहाँ है? सुरक्षित है फिलहाल। मेरे अंदर गुस्सा उबलने लगा, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित रखा। काजुकी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। सच कहूं तो मैं प्रभावित हूं। कुछ महीनों में गरीब लड़के से अरबपति बनना आसान नहीं होता। मेरी आंखें सिकुड़ गई। तुम क्या चाहते हो? उसकी मुस्कान गहरी हो गई। तुम्हारा साम्राज्य। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने अगला वाक्य कहा और वह सुनकर पहली बार मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई,
क्योंकि तुम्हारे पास सिस्टम है। मेरी सांस रुक गई। वह जानता था इन्फिनिट कैशबैक सिस्टम मेरी सबसे बड़ी ताकत, और अब कोई दूसरा इंसान उसके बारे में जानता था। काजुकी हंस पड़ा। हैरान हो गए? मैंने कुछ नहीं कहा। तभी उसके सामने भी एक नीली स्क्रीन उभर आई। मेरी आंखें फैल गईं क्योंकि वह बिल्कुल मेरे सिस्टम जैसी थी। सुप्रीम इन्वेस्टमेंट सिस्टम मेरे दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। वह भी सिस्टम यूजर था, और शायद मेरे जितना ही शक्तिशाली। काजुकी मुस्कुराया। अब समझे? तुम अकेले नहीं हो। उस पल मुझे एहसास हुआ मैं अब तक सिर्फ साधारण लोगों से लड़ रहा था। रियोता, युई, ताइची, वे सब छोटे खिलाड़ी थे। असली खेल अब शुरू होने वाला था, और मेरे सामने खड़ा आदमी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। उसी समय सिस्टम चमका। मेन स्टोरी अलर्ट। सिस्टम यूजर वॉर इनिशिएटेड। डिफीट काजुकी साइटो। रिवॉर्ड अननोन। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर काजुकी की तरफ, और पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं होने वाली। ये दो सिस्टम यूजर्स की जंग थी, और इसका विजेता पूरे जापान का भविष्य बदल सकता था। बारिश लगातार वेयरहाउस की टूटी छत पर गिर रही थी। मेरे सामने काजुकी साइटो खड़ा था। उसके सामने तैरती नीली स्क्रीन साफ दिखाई दे रही थी। सुप्रीम इन्वेस्टमेंट सिस्टम। मेरे शरीर में तनाव फैल गया। अब बहुत सी बातें समझ आने लगी थी। काजुकी की अचानक बढ़ती संपत्ति, उसकी रहस्यमयी सफलता, और उसका असामान्य आत्मविश्वास। वह मेरी तरह ही सिस्टम यूजर था, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। आकारी कहाँ है? मैंने दोबारा पूछा। काजुकी हल्का मुस्कुराया। तुम सच में उसकी बहुत परवाह करते हो? सवाल का जवाब दो। वह सुरक्षित है। मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने उसकी आंखों में देखा। वह झूठ नहीं बोल रहा था, कम से कम अभी नहीं। फिर यह सब क्यों? काजुकी धीरे धीरे चलने लगा। क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था, समझना चाहता था। आखिर कौन है वह आदमी जिसने कुछ महीनों में इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया? मैं चुप रहा। फिर उसने कहा, और अब मैं संतुष्ट हूं। मतलब? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम खतरनाक हो। यह पहली बार था जब किसी दुश्मन ने मेरी तारीफ की थी। लेकिन अभी भी अनुभवहीन हो। और तुम? वह हंस पड़ा। मैं ये खेल 5 साल से खेल रहा हूं। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। 5 साल? मतलब उसे सिस्टम मुझसे कई साल पहले मिला था। तभी सिस्टम अचानक सक्रिय हुआ। वार्निंग, एनिमी सिस्टम लेवल हायर देन होस्ट। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। यह जानकारी अच्छी नहीं थी, लेकिन काजुकी आगे कुछ कहता उससे पहले उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी, और पहली बार उसके चेहरे पर हल्का बदलाव आया। दिलचस्प। क्या हुआ? वह मुस्कुराया। हमारी अगली मुलाकात जल्दी होगी। इसके बाद वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे दिमाग में उससे भी बड़ा सवाल था। आकारी। वेयरहाउस से निकलते ही मुझे उसका कॉल आया। हारुतो! उसकी आवाज घबराई हुई थी। तुम ठीक हो? मैंने तुरंत पूछा। हाँ, लेकिन कुछ अजीब हुआ है। कुछ मिनट बाद हम मिले, और जो उसने बताया उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उसे किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि उसे एक रहस्यमयी मीटिंग के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब वह वहां पहुंची, जगह पूरी तरह खाली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां भेजा हो। यह सुनकर मेरे मन में एक ही नाम आया, काजुकी साइटो। उसने पूरी योजना सिर्फ मुझे वहां बुलाने के लिए बनाई थी। लेकिन क्यों? तभी सिस्टम चमका। न्यू इंफॉर्मेशन अनलॉक्ड। अकारी शिरायुकी। हिडन वैल्यू लॉक्ड। मैं स्क्रीन को घूरता रह गया। हिडन वैल्यू? ये पहली बार था जब सिस्टम ने आकारी के बारे में ऐसा कुछ दिखाया था, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक और विंडो सामने आ गई। मेन स्टोरी इवेंट ट्रिगर्ड। नेशनल एआई टेक्नोलॉजी समिट। लोकेशन टोक्यो इंटरनेशनल सेंटर। रिवॉर्ड अवेलेबल। आकारी ने मेरी तरफ देखा। क्या सोच रहे हो? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, लगता है असली लड़ाई शुरू होने वाली है 3 दिन बाद। टोक्यो इंटरनेशनल सेंटर। पूरा जापान वहां मौजूद था। टेक कंपनियां, निवेशक, बड़े बिजनेस लीडर और मीडिया। मिराई टेक्नोलॉजीज भी इस इवेंट में भाग ले रही थी। हमारा एआई प्रोजेक्ट पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत होने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं हॉल में दाखिल हुआ, मेरे कदम रुक गए, क्योंकि सामने खड़ा था काजुकी साइटो, और वह अकेला नहीं था। उसके आसपास जापान की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ खड़े थे।
जैसे वह पहले से ही उनका नेता हो। काजुकी ने मुझे देखा, फिर मुस्कुराया। स्वागत है हारुतो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में चुनौती साफ महसूस हो रही थी। हमारी आंखें मिली और उसी पल सिस्टम की स्क्रीन चमक उठी। सिस्टम कंपटीशन इवेंट डिटेक्टेड, विनर रिवॉर्ड, लेजेंडरी अथॉरिटी, लूजर पेनल्टी, सीवियर। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये कोई साधारण बिजनेस प्रतियोगिता नहीं थी। यह सिस्टम यूजर्स के बीच सीधी टक्कर थी और विजेता को मिलने वाला इनाम इतना बड़ा था कि सिस्टम ने पहले कभी उसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन तभी सिस्टम ने एक और संदेश दिखाया। इमरजेंसी वार्निंग, होस्ट मस्ट प्रोटेक्ट अकारी शिरायुकी, फेलियर कॉन्सिक्वेंसेस अननोन। टोक्यो इंटरनेशनल सेंटर लोगों से भरा हुआ था। पूरे जापान की नजरें एआई समिट पर थीं। एक तरफ मैं था, दूसरी तरफ काजुकी साइटो, और हमारे बीच शुरू होने वाली थी पहली खुली टक्कर। इवेंट शुरू हुआ। एक एक करके कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन हर किसी को जिस प्रस्तुति का इंतजार था वह दो कंपनियों की थी, मिराई टेक्नोलॉजीज और साइटो इनोवेशंस। पहले काजुकी मंच पर गया। उसका आत्मविश्वास हमेशा की तरह अटूट था। उसने अपनी नई एआई टेक्नोलॉजी प्रस्तुत की। पूरा हॉल प्रभावित हो गया। निवेशक तालियां बजाने लगे, पत्रकार तेजी से नोट्स लेने लगे। सच कहूं तो प्रोजेक्ट शानदार था, बहुत शानदार। तभी सिस्टम चमका। एनालिसिस कंप्लीट, प्रोजेक्ट सक्सेस प्रोबेबिलिटी 91%। मैंने स्क्रीन देखी और समझ गया कि काजुकी की सफलता सिर्फ सिस्टम की वजह से नहीं थी, वह खुद भी बेहद प्रतिभाशाली था। कुछ देर बाद हमारी बारी आई। मैं और आकारी मंच पर पहुंचे। आकारी ने प्रस्तुति शुरू की और अगले 10 मिनट में पूरा माहौल बदल गया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, डेटा बिल्कुल सटीक था और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी योजना भविष्य से भी आगे की लग रही थी। मैंने दर्शकों की तरफ देखा। हर कोई ध्यान से सुन रहा था, यहां तक कि काजुकी भी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। काजुकी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी नजर आकारी पर टिक गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उस पल सिस्टम जोर से चमका। वार्निंग, हिडन इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड। फिर एक नई विंडो सामने आई। अकारी शिरायुकी, आइडेंटिटी लॉक रिमूव। मैंने अगली लाइन पढ़ी और कुछ सेकंड तक सांस लेना भूल गया। अकारी शिरायुकी, ये डॉटर ऑफ हिरोशी शिरायुकी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हिरोशी शिरायुकी, ये नाम पूरे जापान में प्रसिद्ध था। वह जापान के सबसे महान टेक उद्यमियों में से एक थे। 10 साल पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके मरने के बाद उनकी पूरी कंपनी बिखर गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अगली लाइन थी। ओरिजिनल एयर ऑफ शिरायुकी टेक्नोलॉजीज। मैं स्तब्ध रह गया। आकारी सिर्फ एक प्रतिभाशाली लड़की नहीं थी, वह अरबों येन के टेक साम्राज्य की असली उत्तराधिकारी थी। तभी मुझे काजुकी का बदला हुआ चेहरा समझ आया। वह आकारी को पहचानता था, और शायद बहुत पहले से। प्रेजेंटेशन खत्म हुई और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ काजुकी पर थीं। उसकी आंखों में पहली बार तनाव दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद परिणाम घोषित हुए और विजेता था मिराई टेक्नोलॉजीज। पूरा हॉल तालियों से भर गया। आकारी खुशी से मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन उसी पल सिस्टम चमका। कंपटीशन इवेंट कंप्लीटेड, विनर कंफर्म्ड, रिवॉर्ड लेजेंडरी अथॉरिटी अनलॉकिंग। मेरे सामने सुनहरी रोशनी फैल गई। फिर नई विंडो दिखाई दी, लेजेंडरी अथॉरिटी एक्वायर्ड, मार्केट प्रेडिक्शन। मैंने जानकारी पढ़ी और मेरी आंखें फैल गईं। ये क्षमता मुझे बड़े आर्थिक बदलावों और मार्केट क्रैश का पूर्वानुमान दे सकती थी। तभी अगली लाइन सामने आई, हिरोशी शिरायुकी, डेथ वाज नॉट नेचुरल। मेरा पूरा शरीर जम गया। क्या? मैंने दोबारा पढ़ा, लेकिन शब्द वही थे। आकारी के पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी, उसके पीछे कोई साजिश थी। और तभी स्क्रीन ने आखिरी लाइन दिखाई, प्राइमरी सस्पेक्ट काजुकी साइटो। मेरी मुट्ठियां अपने आप भींच गई। अब सब समझ में आने लगा था। आकारी, शिरायुकी टेक्नोलॉजीज, काजुकी की दिलचस्पी, सब कुछ जुड़ा हुआ था। अगली सुबह मैं अपने निजी ऑफिस में बैठा था। मेरे सामने आकारी बैठी थी। वह हमेशा की तरह शांत दिख रही थी, लेकिन मुझे पता था कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। आकारी, मैंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने मेरी तरफ देखा। इतनी गंभीर आवाज क्यों है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर सीधे पूछा, तुम्हारे पिता की मौत के बारे में तुम्हें कितना पता है? आकारी का चेहरा बदल गया, उसकी मुस्कान गायब हो गई। अचानक ये सवाल क्यों? जवाब दो।
कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने गहरी सांस ली। मुझे हमेशा बताया गया कि वह एक दुर्घटना थी, लेकिन वह रुक गई। लेकिन मुझे कभी उस कहानी पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। मेरी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गईं। अगर मैं कहूं कि वह दुर्घटना नहीं थी, कमरे में सन्नाटा छा गया। आकारी की आंखें मेरी आंखों में टिक गईं। क्या मतलब? मैंने उसे सारी जानकारी बता दी, जो सिस्टम ने दिखाया था, जो मैंने जांच में पाया था, और काजुकी साइटो का नाम। जैसे जैसे वह सुनती गई, उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। नहीं, उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, मैं पहली बार उसे इस तरह टूटते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर यह सच है तो मेरे पिता। वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द कम नहीं कर सकते। काफी देर बाद उसने खुद को संभाला। हमें सबूत चाहिए, मैंने सिर हिलाया, और हम उन्हें ढूंढेंगे। उसी रात सिस्टम फिर सक्रिय हुआ। मेन स्टोरी मिशन अपडेटेड। एक्सपोज द ट्रूथ बिहाइंड हिरोशी शिरायुकी's डेथ। रिवॉर्ड मिथिक अथॉरिटी फ्रैगमेंट। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। यह पहली बार था जब सिस्टम ने मिथिक शब्द इस्तेमाल किया था। मतलब यह मिशन असाधारण था। तभी अगली सूचना सामने आई। क्लू लोकेशन फाउंड, शिरायुकी टेक्नोलॉजीज अंडरग्राउंड आर्काइव। मैं तुरंत खड़ा हो गया। आकारी, हमें अभी निकलना होगा। कुछ घंटों बाद हम दोनों पुरानी शिरायुकी टेक्नोलॉजीज बिल्डिंग के सामने खड़े थे। ये वही जगह थी जहां कभी उसके पिता का साम्राज्य खड़ा था। अब बिल्डिंग लगभग बंद पड़ी थी। धूल, अंधेरा और खामोशी। लेकिन सिस्टम मुझे नीचे की तरफ निर्देशित कर रहा था। हम बेसमेंट में पहुंचे। फिर एक छिपा हुआ दरवाजा मिला और उसके पीछे एक गुप्त आर्काइव। सैकड़ों फाइलें, हार्ड ड्राइव्स, रिकॉर्ड्स। आकारी स्तब्ध रह गई। ये सब तुम्हारे पिता ने छिपा कर रखा था, मैंने कहा। हमने घंटों तक रिकॉर्ड्स खंगाले और आखिरकार हमें वह मिल गया, एक वीडियो फाइल। तारीख हिरोशी शिरायुकी की मौत से 3 दिन पहले। वीडियो चालू हुआ। स्क्रीन पर आकारी के पिता दिखाई दिए, थके हुए लेकिन गंभीर। उन्होंने कैमरे की तरफ देखा। अगर कोई यह वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ हो चुका है। आकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चुपचाप वीडियो देखता रहा। हिरोशी आगे बोले, मैंने एक बड़ी गलती की है। मैंने उस लड़के पर भरोसा किया, काजुकी साइटो। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो आगे चलता रहा। मैंने उसे परिवार की तरह माना, लेकिन उसने मेरी तकनीक चुराई और अब वह मुझे चुप कराना चाहता है। मेरी सांस रुक गई। ये सीधा सबूत था। वीडियो के अंत में हिरोशी ने आखिरी बात कही, अगर मेरी बेटी यह देख रही है, आकारी, मुझे माफ करना। वीडियो खत्म हो गया। कमरे में सिर्फ खामोशी बची थी। आकारी रो रही थी और पहली बार मेरे अंदर भी गुस्से की ऐसी आग जली जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। काजुकी सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी नहीं था, वह एक हत्यारा था। तभी सिस्टम चमका। एविडेंस कलेक्टेड। फाइनल वॉर फेज अनलॉक। डिफीट काजुकी साइटो। प्रोग्रेस 85%। और फिर एक अंतिम सूचना सामने आई। वार्निंग, एनिमी प्रिपेयरिंग लास्ट मूव। टारगेट हारुतो कमिशिरो। मैंने स्क्रीन को देखा, फिर आकारी की तरफ, और समझ गया अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह मैं ऑफिस पहुंचा तो पूरा माहौल बदला हुआ था। लोग भाग दौड़ कर रहे थे। फोन लगातार बज रहे थे। बड़ी स्क्रीन पर लाल रंग की रिपोर्ट्स चमक रही थी। आकारी तेजी से मेरी तरफ आई। हारुतो, क्या हुआ? उसने टैबलेट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने स्क्रीन देखी और अगले ही पल मेरी आंखें सिकुड़ गईं। हमारी 3 सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर अचानक गिरने लगे थे। कुरोदा इलेक्ट्रॉनिक्स, मिराई टेक्नोलॉजीज और काम इशिरो होल्डिंग्स। वार्निंग, एनिमी सिस्टम अथॉरिटी एक्टिवेटेड। मार्केट कोलैप्स स्ट्रेटेजी। मैंने मुट्ठियां भींच ली। काजुकी अपनी पूरी ताकत लगा चुका था। सिर्फ कुछ घंटों में हमारे साम्राज्य को अरबों येन का नुकसान हो चुका था, और यह सिर्फ शुरुआत थी। दोपहर तक कई निवेशक घबरा चुके थे। कुछ ने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, कुछ ने साझेदारी तोड़ दी। टीवी चैनलों पर लगातार खबरें चल रही थी। क्या हारुतो कामिशिरो का साम्राज्य गिरने वाला है? क्या यह एक बुलबुला था? क्या काजुकी साइटो जीत चुका है? लेकिन मैं शांत बैठा रहा, क्योंकि मेरे पास भी एक नई शक्ति थी। मार्केट प्रिडिक्शन अथॉरिटी। मैंने सिस्टम खोला और पूरे मार्केट का विश्लेषण शुरू किया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन चमकी। एनालिसिस कंप्लीट। एनिमी स्ट्रैटेजी फ्लॉ फाउंड।
मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। काजुकी ने एक गलती की थी और वही उसकी हार का कारण बनने वाली थी। अगले 2 दिन हमने लगातार काम किया। हर निवेश, हर कंपनी, हर साझेदारी, सब कुछ पुनर्गठित किया गया। आकारी मेरे साथ लगभग बिना सोए काम कर रही थी। एक रात मैं उसे कॉन्फ्रेंस रूम में मिला। वह अकेली बैठी हुई थी। पहली बार वह थकी हुई लग रही थी। मैं उसके सामने बैठ गया। आराम कर लो। वह हल्का मुस्कुराई। तुम भी तो नहीं सोए हो? मैं हंस पड़ा। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, हारुतो, अगर मैं तुमसे पहले मिली होती। मैं उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी, लेकिन इस बार उसने नजर नहीं हटाई। तो शायद मेरी जिंदगी बहुत अलग होती। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। ये पहली बार था जब उसने अपने दिल की बात कही थी, और पहली बार मैंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। मैं भी उससे प्यार करने लगा था, लेकिन अभी समय नहीं था, क्योंकि हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन काजुकी ने अपना अंतिम कार्ड खेला। उसने एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हजारों पत्रकार मौजूद थे। लाइव प्रसारण पूरे जापान में चल रहा था, और वहां उसने मुझे सार्वजनिक रूप से चुनौती दी। हारुतो कामिशिरो, अगर तुम में हिम्मत है तो कल टोक्यो फाइनेंशियल समिट में आओ और फैसला कर लेते हैं कि जापान का भविष्य किसके हाथ में होगा। पूरा देश ये सुन रहा था, मैं भी। तभी सिस्टम चमका। फाइनल बैटल इवेंट ट्रिगर्ड। विनर टेक्स ऑल। रिवॉर्ड मिथिक अथॉरिटी कंप्लीट। पेनल्टी फॉर डिफीट सिस्टम डिस्ट्रक्शन। मेरी सांस धीमी पड़ गई। ये अब तक की सबसे बड़ी सूचना थी। अगर मैं हार गया तो मेरा सिस्टम खत्म हो सकता था, और अगर जीत गया तो मुझे मिथिक अथॉरिटी मिल जाएगी। तभी एक और विंडो सामने आई। मिथिक अथॉरिटी फ्रैगमेंट रेजोनेटिंग। सुनहरी रोशनी पूरे सिस्टम में फैल गई और अगली लाइन दिखाई दी। अवेकनिंग प्रोग्रेस 90%। मैं कुछ सेकंड स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। डर था, जोखिम था, लेकिन पछतावा नहीं था, क्योंकि अब मैं वह गरीब हारुतो नहीं था जो कभी दुनिया से डरता था। मैं वह आदमी था जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी, और अब अंतिम अध्याय शुरू होने वाला था। टोक्यो फाइनेंशियल समिट, हारुतो कामिशिरो बनाम काजुकी साइटो, सिस्टम वॉर का अंतिम युद्ध, और उसके बाद सिर्फ एक विजेता बचेगा। टोक्यो फाइनेंशियल समिट। पूरे जापान की नजरें इस इवेंट पर थीं। निवेशक, मीडिया, राजनेता, बड़ी कंपनियों के मालिक सभी मौजूद थे, क्योंकि आज सिर्फ 2 बिजनेस साम्राज्यों की लड़ाई नहीं थी। आज फैसला होना था कि जापान की अगली आर्थिक दिशा कौन तय करेगा। और मंच के 2 सिरों पर खड़े थे, हारुतो कामिशिरो और काजुकी साइटो। मैं मंच पर पहुंचा। काजुकी पहले से वहां मौजूद था। हमारी आंखें मिली, और पहली बार मैंने उसकी आंखों में घबराहट देखी, बहुत हल्की, लेकिन मौजूद थी। वह मुस्कुराया। तुम आ गए? तुम्हें लगा नहीं आऊंगा? नहीं, क्योंकि तुम अपने गुरु हिरोशी शिरायुकी जैसे हो। मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। उसका नाम अपनी जुबान पर मत लाना। कुछ सेकंड के लिए उसकी मुस्कान गायब हो गई। फिर वह बोला, तो तुम सच जान चुके हो? हाँ, और आज मैं सबको सच बताने वाला हूँ। पहली बार उसके चेहरे पर तनाव दिखाई दिया। इवेंट शुरू हुआ। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। काजुकी ने पहले बोलना शुरू किया। उसने अपनी उपलब्धियां गिनाई, अपनी कंपनियों का प्रदर्शन दिखाया, अपने भविष्य के विजन के बारे में बताया। भीड़ प्रभावित हो रही थी, लेकिन मुझे पता था यह सब खत्म होने वाला है। जब मेरी बारी आई, पूरा हॉल शांत हो गया। मैंने स्क्रीन ऑन की और सबसे पहले हिरोशी शिरायुकी का वीडियो चलाया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। काजुकी का चेहरा सफेद पड़ने लगा। वीडियो खत्म हुआ। फिर मैंने बैंक रिकॉर्ड्स दिखाए, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स, चोरी की गई तकनीक के दस्तावेज, और उन गुप्त लेन देन का पूरा सबूत जो वर्षों पहले हुए थे। अब हॉल में सन्नाटा था। काजुकी की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। एक पत्रकार खड़ा हुआ। क्या यह सब सच है? दूसरा खड़ा हुआ। क्या आपने शिरायुकी टेक्नोलॉजीज के साथ धोखा किया था? तीसरा। क्या हिरोशी शिरायुकी की मौत में आपका हाथ था? काजुकी पहली बार जवाब नहीं दे पाया, और उसी पल मुझे पता चल गया खेल खत्म हो चुका है। तभी सिस्टम चमका। एनिमी कॉन्फिडेंस कोलैप्सिंग। विक्ट्री प्रोबेबिलिटी 99%। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। काजुकी अचानक हंसने लगा, धीरे, फिर जोर जोर से। पूरा हॉल उसे देख रहा था। तुम जीत गए हो हारुतो। उसने पहली बार हार मान ली।
लेकिन तुम नहीं जानते कि सिस्टम क्या है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। तभी उसके सामने नीली स्क्रीन चमकी, सुप्रीम इन्वेस्टमेंट सिस्टम, और अगले ही पल वह स्क्रीन टूटने लगी। मैं स्तब्ध रह गया। सिस्टम ओनर डिफीटेड, सिस्टम डिसइंटीग्रेशन स्टार्टेड। काजुकी का सिस्टम नष्ट हो रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। जब मुझे यह सिस्टम मिला था, मैं भी तुम्हारी तरह था, गरीब, अकेला, लेकिन शक्ति ने मुझे बदल दिया। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई दिया। वही गलती मत करना। अगले ही पल उसकी स्क्रीन पूरी तरह गायब हो गई और उसी समय मेरे सिस्टम में विस्फोट जैसा प्रकाश फैल गया। फाइनल मिशन कंप्लीटेड, डिफीट काजुकी साइटो, रिवॉर्ड ग्रांटेड। पूरी दुनिया जैसे रुक गई। फिर सुनहरी स्क्रीन सामने आई। माइथिक अथॉरिटी अवेकेंड। मेरी सांस थम गई। नई शक्ति का नाम दिखाई दिया, डेस्टिनी रीराइट। ये सिस्टम की अंतिम शक्ति थी। ये मुझे भविष्य के बड़े परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता देती थी। लेकिन उसी समय एक और संदेश आया, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, मेन स्टोरी कंप्लीटेड। मैं कुछ सेकंड स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुरा दिया। इतने महीनों की लड़ाई आज खत्म हो चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ बदल गया। काजुकी की कंपनियां टूट गईं। उसके अपराधों की जांच शुरू हुई। शिरायुकी परिवार का नाम सम्मान के साथ वापस लौटा और आकारी को आधिकारिक रूप से शिरायुकी टेक्नोलॉजीज की उत्तराधिकारी घोषित किया गया। जहां तक रियोता की बात थी, उसकी कंपनी लगभग खत्म हो चुकी थी। एक दिन वह मेरे ऑफिस आया। पहले जैसा घमंड नहीं था। उसने सिर्फ एक बात कही, मैं हार गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ हारों का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। यूं भी एक बार मिली। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन मेरे दिल में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा था। न गुस्सा, न प्यार, बस अतीत। दाइची नाकामुरा। उसे आखिरकार समझ आ गया कि लालच की कीमत क्या होती है, और उसने अपनी बाकी जिंदगी अपने परिवार को संभालने में बिताई। लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक शाम टोक्यो की ऊंची इमारत की छत पर सूरज डूब रहा था और मेरे साथ खड़ी थी आकारी शिरायुकी। ठंडी हवा चल रही थी। कुछ सेकंड हम दोनों चुप रहे। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, तो अब क्या करोगे मिस्टर कामिशिरो? मैं हंस पड़ा। शायद पहली बार आराम करूंगा। वह भी हंस पड़ी, फिर धीरे से बोली, और हमारे बारे में? मेरा दिल तेज धड़कने लगा। इतनी बड़ी लड़ाइयों के बाद भी यह सवाल सबसे मुश्किल था। मैंने उसकी आंखों में देखा। हमारे बारे में? वह हल्का लाल हो गई। हाँ, मैं मुस्कुराया। फिर उसका हाथ पकड़ लिया। हमारे बारे में मैं बहुत पहले फैसला कर चुका हूं। उसकी आंखें फैल गईं। सच? सच। और फिर मैंने वह बात कही जिसका इंतजार शायद हम दोनों को बहुत समय से था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, आकारी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं थे, खुशी के थे। उसने धीरे से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, हारुतो। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे गायब हो रहा था, और उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी जीत अरबों येन नहीं थी, न मेरा साम्राज्य, न सिस्टम। मेरी सबसे बड़ी जीत वह इंसान थी जो मेरे साथ खड़ी थी। वह इंसान जिसने मुझे तब स्वीकार किया जब दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था।